आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। कहावत पुरानी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और आज उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव हो रहे हैं और लखनऊ नहीं बल्कि 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में ये वोट आज जो डाले जा रहे हैं सुबह 7 बजे से ही। तो आज उत्तर प्रदेश के 21 जिले और वहां 14 लोकसभा सीटों पर ये वोटिंग चल रही है और सुबह 7 बजे से ही लोग लगातार पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे इस बार इस 5वें फेज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनकी किस्मत आज शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जब वोटर वोट डालने के बाद देखिए अलग अलग अंदाज में सेल्फी लेते हुए साध्वी निरंजन ज्योति भी इस बीच नजर आ रही। उन्होंने वोट डाला फतेहपुर से बीजेपी कैंडिडेट और इस बीच देखिए बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो राजनाथ सिंह लखनऊ से हों, मोहनलालगंज से हों, कौशल किशोर हों, स्मृति ईरानी हो, राहुल गांधी हो, और ये बड़े बड़े चेहरे आप प्राइम टीवी की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आज उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगी। दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो 36.73% मतदान देश भर के 49 सीटों पर हुआ है। बात करें यूपी की तो देखिए 1 बजे तक 39.55% मतदान लखनऊ में, जालौन में, झांसी में, हमीरपुर, बांदा, ये वो सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग चल रही है। जालौन में 39.50, फतेहपुर में 39.85, कौशाम्बी 36, बाराबंकी, फैजाबाद में भी वोटिंग मुसलसल चल रही है। कैसरगंज, गोंडा, लखनऊ, मोहनलालगंज सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ में देखिए 33.50% मतदान दोपहर 1 बजे तक, वहीं 8 राज्यों में ये वोटिंग प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक 36.73% मतदान हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें 49 सीटें देश भर की, वहीं यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग और यूपी में दोपहर 1 बजे तक 39.55% मतदान हुआ है। सीटवार भी हम आपको ये वोटिंग डेटा अपडेट कर रहे हैं। फतेहपुर में 39.85, कौशाम्बी में 36.75% मतदान, कैसरगंज, गोंडा, लखनऊ की भी सीटें। देखिए अमेठी सीट की बात करें, बड़े बड़े चेहरे 2019 में स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी राहुल गांधी के खिलाफ, तब मैदान में थे और इस बार देखिए अमेठी सीट पर मुकाबला स्मृति ईरानी बनाम किशोरी लाल शर्मा, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प। अमेठी से बांदा सीट की बात करें, देखिए आर.के. सिंह पटेल, तब उन्होंने जीत दर्ज की थी श्याम शरण गुप्ता के खिलाफ और 24 के चुनाव में देखिए आर.के. सिंह पटेल एक बार फिर से मैदान में है कृष्णा पटेल के खिलाफ। बांदा सीट का हाल और इस बीच बाराबंकी सीट पर देखिए उपेंद्र सिंह रावत ने जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे मौजूदा सांसद, और इस बार राजवानी रावत को मौका बीजेपी की ओर से तनुज पुनिया के खिलाफ मैदान में। फैजाबाद लोकसभा सीट लल्लू सिंह बीजेपी के कैंडिडेट जिन्होंने जीत दर्ज की थी 2019 में आनंद के खिलाफ, और इस बार वो एक बार फिर से मैदान में है बीजेपी के टिकट पर अवधेश प्रसाद को टक्कर देते हुए। फतेहपुर की बात करें, देखिए साध्वी निरंजन ज्योति 55% वोटों के साथ कमल के टिकट पर जीत दर्ज की थी उन्होंने 2019 में, और इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल मैदान में। गोंडा सीट की बात करें, देखिए कीर्तिवर्धन सिंह 55.5% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस बार कीर्तिवर्धन सिंह एक बार फिर से गोंडा सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में। श्रेया वर्मा उनका मुकाबला कर रही हैं। हमीरपुर सीट की बात करें, देखिए कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे पिछले चुनाव में और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जाहिर किया है और उन्हें मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका सीधा मुकाबला। जालौन सीट की बात करें, देखिए भानु प्रताप वर्मा बीजेपी के कैंडिडेट जिन्होंने 52% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी और इस बार देखिए भानु प्रताप वर्मा एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाते हुए नारायण दत्त अहिरवार के खिलाफ। झांसी सीट की बात करें, अनुराग शर्मा बीजेपी के टिकट पर बीते चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं और एक बार फिर से उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है प्रदीप जैन आदित्य के खिलाफ जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं।
कैसरगंज में देखिए बृजभूषण शरण सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा और बेटे को मैदान में उतारा गया है। भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार ताल ठोक रहे हैं। कौशाम्बी सीट की बात करें, देखिए विनोद कुमार सोनकर ने जीत दर्ज की थी बीते चुनाव में इंद्रजीत सरोज के खिलाफ, लेकिन इस बार देखिए उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ये मुकाबला देखिए, बीते चुनाव में लखनऊ से राजनाथ सिंह ने यहां जीत दर्ज की थी पूनम सिन्हा के खिलाफ, और एक बार फिर से 24 में राजनाथ सिंह लखनऊ के चुनाव मैदान में रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ। मोहनलालगंज सीट की बात करें, कौशल किशोर को जीत मिली थी बीजेपी के टिकट पर 2019 में सीएल वर्मा के खिलाफ, और एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें रिपीट किया है मोहनलालगंज सीट पर। आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इंडिया अलायंस की ओर से। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली सीट से बीते चुनाव में खड़े हुए थे सोनिया गांधी के खिलाफ, तब सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की ओर से और राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। तो देखिए पांचवें फेज का जो इलेक्शन है वो अब मुसलसल लगातार आगे बढ़ता हुआ और करीब 7 घंटे का वक्त गुजर चुका है इस वोटिंग को। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और 40% के करीब उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। और ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो दरअसल कई मायनों में खास हो जाता है, ये पांचवा फेज खास हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े चेहरे भी इस पांचवें फेज में यहां अपने किस्मत आजमा रहे हैं। हम अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधेश पांडे जी मौजूद है, बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नेता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहित दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही स्टूडियो से ही मौजूद हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग त्रिपाठी जी। शुरुआत अनुराग त्रिपाठी आपसे करूंगा, ये जो पांचवें फेज का इलेक्शन है किन मायनों में यह खास हो जाता है और अभी तक का जो मतदान प्रतिशत कह रहा है दोपहर 1 बजे तक का 40% यूपी में, क्या कुछ कहता और बतलाता हुआ? अनुराग देखिए, लोकसभा चुनाव का जो पांचवा फेज है इसमें कई जो बड़े चेहरे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। लखनऊ से राजनाथ सिंह ही हैं, इसके अलावा अमेठी से स्मृति ईरानी, राहुल गांधी हैं रायबरेली से। इन सबका मुकाबला कड़ा और मजबूत मुकाबला है। किसी भी प्रत्याशी को कोई भी जो प्रतिद्वंदी है कमज़ोर नहीं मिला है। आप चलेंगे रायबरेली तो राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप हैं, जो भी कमतर नहीं कह सकते उनको आप, क्योंकि तमाम तरीके से वो जोड़ तोड़ कोशिश करते रहे हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को कड़ा मुकाबला दे सकें। लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह का मुकाबला यहाँ पर रविदास मेहरोत्रा से है, जो सपा के विधायक रहे हैं। तो जाहिर तौर से मुकाबला कड़ा है, लेकिन उनकी पकड़ जो है रविदास मेहरोत्रा की एक क्षेत्र विशेषता की है, पूरे लखनऊ में उनका वोट बैंक नहीं है। इसी तरीके से आप स्मृति ईरानी को देख लीजिए, अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने के.एल. शर्मा है। के.एल. शर्मा बड़े रणनीतिकार माने जाते रहे कांग्रेस के। अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ाते रहे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और कहीं ना कहीं जीत भी कभी दर्ज कराते रहे। लेकिन पिछले चुनाव में आंकड़े बदल गए हैं। पिछले चुनाव में जिस तरीके से स्मृति ईरानी जीत के सामने आई हैं, तो साफ तौर से दिखाई देता है राहुल गांधी वहाँ से कमतर थे। इसीलिए उन्होंने अपनी सेफ सीट सुनी है रायबरेली से और के.एल. शर्मा को प्रमोट किया है अमेठी से। तो जाहिर तौर से जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा है। के.एल. शर्मा को भी कमज़ोर करके नहीं आ सकते हैं। के.एल. शर्मा ने पिछले दिनों काफ़ी मेहनत की, प्रियंका गांधी लगातार कैंपेन करती रही। मुकाबला वहाँ स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी। ठीक है अनुराग, आऊंगा आपके पास वापस। अवधेश पांडे, ये जो पांचवा फेज है निर्णायक, दरअसल में किसके वोट बढ़ रहे खटाखट? ओवर टू यू। फिर एक बार भाजपा सरकार और अब की बार 400 पार। ये नारा भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, इस नारे को जनता ने अपना नारा बना लिया है और इसी के आधार पर सभी स्थानों पर कमल खिल रहा है। मैं आज अयोध्या में हूँ और जितना उत्साह के साथ लोग सुबह से ही अपने पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित हैं, 40% का मतदान अभी तक हो गया है। तो आप उम्मीद करें कि जब मतदान समाप्त होगा तो 65 और 70% के बीच में मतदान होगा। आज इतनी धूप के बावजूद भी लोग निकल करके आकर के मतदान कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से 10 सालों के
कार्यकाल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास की योजनाएं, राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे और उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है, बिजली है गांव गांव, लोगों को बिना किसी घूस के, बिना किसी भेदभाव के जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसके आधार पर लोग निकल करके आ रहे हैं और सभी पोलिंग स्टेशन पर कमल खिला रहे हैं। लोग तुलना कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से योगी जी के शासन की। तो लोग जब समाजवादी पार्टी की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से दंगे थे, कर्फ्यू थे, जंगल राज था, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणाएं होती थी, गांव में बिजली नहीं थी, विकास के नाम पर केवल ठीक है। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी, तुष्टीकरण इतना था कि कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, मंदिरों पर लाउड स्पीकर उतार लिए जाते थे, निहत्थे सेवकों पर अयोध्या में जघन्य अपराध हुआ, गोलीकांड का, रामपुर तिराहे का कांड हुआ, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ। तो किस प्रकार से उस शासन से लोग ऊब गए थे, जंगल राज था, अराजकता थी। अखबार आप खोलिए समाजवादी पार्टी के शासन में तो पूरी अखबार जंगल राज से, अराजकता से, सामूहिक दुराचार की खबरों ठीक से, है धर्मेंद्र सिंह, लूट, राजनीति, चोरी एक की जो हवा घटनाओं से भरे चली थी रहते थे। पश्चिम से, ठीक है अवधेश जी आऊंगा आपके पास, एक जो हवा चली थी पश्चिम से, वो हवा क्या अवध और बुंदेलखंड आते आते बरकरार है या फिर साइकिल पंचर हो गई है? धर्मेंद्र सिंह, देखिए अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी को मैं सुन रहा था। 400 इनके नेता नारा लगाते थे, अब की बात 400 पार। तो जनता ने उस 400 पार को 400 हार में बदल दिया, संकल्प ले लिया। उसका कारण ये इनका 400 पार का नारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये नारा दिया करते थे कि विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। इनका 400 पार का नारा वैसा ही होता है जैसे ये वादा किया करते थे खत्म कर देंगे। इनका उसी तरह का पूछना 400 पार का नारा है। ये कहा करते थे महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई 2 गुना से लेकर 3 गुना तक बढ़ गई, 400 का सिलेंडर 1100 हो गया। ये जिस तरह से इनका नारा था कि माँ गंगा को साफ कर देंगे, उसी तरह चौथा नारा ये भी है 400 पार का। माँ गंगा तो साफ नहीं हुई, अलबत्ता एनजीटी में एफिडेविट दिया कि 12 जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं गंगा जी के किनारे जिन पर अब तक एक ईंट नहीं रखा गंगा जी साफ करने के लिए, जो सीवरेज सिस्टम करने के लिए। जैसे इन्होंने वादा किया था 20 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, आज उसकी बात नहीं करते हैं। इनका 400 पार का नारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन्होंने वादा किया था कि सीमाओं पर। अरे धर्मेंद्र जी, क्योटो छोड़ के आप सारी 79 सीटें जीत रहे थे, क्या उसी दावे पे बरकरार हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमले से, इनके कुशासन से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके अनाचार से, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि आबादी पर जो इन्होंने बेरुखी की है, जो उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है, माँ गंगा के साथ अत्याचार किया है। 100 स्मार्ट सिटी का वादा करके एक भी बताने की स्थिति में नहीं है। बनारस को क्योटो बनाने चले थे और क्योटो शायद अब बोलना ही भूल गए। तो इन सारे चीजों को लेकर के देखिए, मैं आपको एक लाइन बता दूं, हम लोग जनता देख रहे, कल हमने देखा भी किस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल जी की रैली प्रयागराज और फूलपुर में थी, और किस तरह से लाखों नौजवान, उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे, वहां नौजवानों को समंदर उमड़ पड़ा, व्यवस्था नहीं हो पाई, बोल नहीं पाए। तो सबने मन बना लिया है इस बार जनता। नहीं, आप तो इसे उत्साह कह रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि भाई आपके समाजवादी गुंडे जो हैं वो वहां पर पहुंचे और देखिए आप ही का कार्यक्रम होने नहीं दिया। धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने माहिर है। उनके नेता आदित्यनाथ जी को तो वहाँ भीड़ ही नहीं दिखाई दी। नहीं तो प्रतापगढ़ में जो रैली नहीं हो पाई, जो सभा नहीं हो पाई, वो क्या उसे फेल्योर नहीं मानते? क्या उसे कार्यकर्ता को मानते हैं? यानी कि जितने भी आपके आगे आने वाले कार्यक्रम है उस तरीके का माहौल आप देखना चाह रहे हैं? वो हमारी बातें वो पहले हमारे अलग से चीजें मंच पर नहीं बोल रहे, जो नौजवानों की बात है, जो किसानों की बात है, जो ठीक है। मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित दीक्षित जी, 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हैं। फिलहाल अमेठी रायबरेली में आलम क्या है, क्या रिपोर्ट मिल रही है? मोहित दीक्षित जी, आज की तारीख को बलि का बकरा केवल एक है, वो नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस बार अनरिलीवेंट मुद्दा है। सबसे ज्यादा जो चेहरा कहीं ना कहीं आज डिस्क्रेडिट हुआ है वो नरेंद्र मोदी हुआ है, क्योंकि उसने 2 करोड़ रोजगार पर वर्ष के हर वर्ष के लिए जुमला दिया था, आय दुगनी करने का किसानों को जुमला दिया था। तो कहीं ना कहीं आज स्थितियां ये है कि 2 करोड़ रोजगार लोग ढूंढने निकले थे
उनको कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, हर ग्रेजुएट को नौकरी पक्की, पहली नौकरी पक्की दिख रही है। हर वो महिला जो महंगाई से ग्रसित रही पूरे 10 साल के कार्यकाल में, वो आज कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में 8,500 रुपए हर महीने पाती हुई और 1 लाख रुपए पर साल पाती हुई जब देखती है, तो कहीं ना कहीं उसका दावा होता है, उसका वोट जो जा रहा होता है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रति जा रहा होता है। वो किसान जो लगातार कहीं ना कहीं जीएसटी की मार झेलता है अपने उन शस्त्रों के लिए जो खेती के लिए जरूरी होते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे थ्रेसर हो, ट्रैक्टर, सारी चीजें। आज खादों के दाम दुगने हो गए। जब वो अपनी उगी उगाई फसल बेचने जाता है, तो वो फसल बेचने के लिए उसको वहां पर मारा जाता है। वो आज खड़ा हुआ है, वो आज देख रहा है कि जिस तरीके से 2009 में 72,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ, ये सरकार आएगी तो पुनः कर्ज की माफी होगी। ये जो जीएसटी लगे, इन सब चीजों में जीएसटी हटेगी, हमारी एमएसपी की गारंटी का जो वादा कर रही है वो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज जो सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिट नरेंद्र मोदी राहुल के गांधी जी दावे 1 लाख रुपए भी तो वही, खटाखट देने वाले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आचार्य गरीब घर की महिला जो महंगाई की मार झेल रही, जो 1100 रुपए का सिलेंडर ले रही है, जो 200 रुपए की दाल खा रही है, वो 1 लाख रुपए पाएगी तो सशक्तिकरण होगा, अर्थव्यवस्था उससे मजबूत होगी, चाहे गरीब घर की हो। अच्छा मोहित जी, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से खटाखट शब्द का इस्तेमाल हुआ है आपके नेता के जरिए हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी की ओर से, बीजेपी की ओर से भी इस शब्द पर देखिए जुबानी हमले किए गए, तो क्या कहीं पार्टी में मंथन हुआ क्या कि भाई गलत शब्दावली का इस्तेमाल हो गया खटाखट के तौर पर? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि मंचों पर जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वो उससे गलत बोलने के कारण बोल रहे हैं? आज अपनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी वो भाषा। आज हर वो भाषा जो 10 वर्ष में उनके खिलाफ बोली गई, नरेंद्र मोदी के पास कोई बात नहीं है कहने को, तो उन्हीं बातों को लेकर के मंचों पर इधर उधर की बातें। आज अडानी अंबानी का नाम भी तो मंचों से ले रहे हैं, टेम्पो भर के पैसे भेजने के कारण भी तो बता रहे हैं, काला धन भी बता रहे हैं। जो अडानी अंबानी उनके मित्र रहे, 10 साल पोषक तत्व रहे, जो दिलीप यादव जी, ठीक है मोहित जी, वापस आऊंगा आपके पास। बता दूं, रायबरेली और अमेठी की जो ऊर्जा है वो बता रही है कि स्मृति ईरानी तो बड़ी भारी मतों से हार ही रही है। दिनेश सिंह का तो आता पता भी नहीं चलेगा इस 4 जून के रिजल्ट के बाद। तो आज इंडिया गठबंधन ये जो 49 सीटें हैं, इसमें कम से कम 40 सीटें जीतने जा रही है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, बुंदेलखंड के साथ जो लगातार उदासीनता और त्रासदी बरसी गई है, वहाँ के किसानों ने जो आत्महत्याएं करी है, जो लोगों को वहाँ पर जिस तरीके से द्वंद्व दर्जे का माना गया है, वो पूरा बुंदेलखंड आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए आतुर है। आप जमीन पर जाकर जी मोहन जी, ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। दिलीप यादव जी, बीते लोकसभा चुनाव में देश की बात करें तो 41 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी जीती थी। फिलहाल क्या आलम आपको नजर आ रहा है? आप लगातार वोटरों के बीच में रहे हैं, ऐसे में क्या आपको दृश्य दिखाई देता है फिलहाल के इस 5वें फेज में? देखिए, जो पिछली बार का जो समीकरण था वो जो है पूरी तरह से पलट गया है। और आप एक चीज़ देखें, अमेठी वाली सीट पे देखें तो नरेंद्र मोदी जी को जो है वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए जाना था। नरेंद्र मोदी जी जो है नहीं गए, वो जान गए कि जो है ये सीट हार रहे हैं, अमित शाह जी को भेज दिया गया। दूसरी बात सबसे बड़ी, जवाब लूंगा आपसे, नरेंद्र मोदी को अमेठी जाना था, नहीं गए, इसीलिए शाह को भेज दिया। और सबसे बड़ी बात है, आज वो आलम हो गया है। 10 साल पहले वही नरेंद्र मोदी जी जो है काशी की जनता से बोलते थे, इनको चुप रुकिए, आता हूं आपके पास वापस। भारतीय जनता पार्टी को चुप कराइए। 10 साल पहले जो है 2014 में जो है मां गंगा ने मुझे बुलाया है जी, और 10 साल बाद जो है 2024 में उसी मां गंगा के आंचल में रोकर नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छ गंगा अभियान था, जो प्रदूषित गंगा थी, उसको साफ करने के बजाय 10 साल में इन्होंने और मैला कर दिया। शर्म आती है कि जो है इमोशनल कार्ड खेलते हैं आप, रो के जनता को दिखाते हैं कि आप नकारा जो है प्राइम मिनिस्टर हो गए। आप जो है पूरे देश को छले हैं, 15 लाख देते रहे, जीएसटी पे, नोटबंदी पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, चिकित्सा पे, हर तरफ फेल्योर हो गए, तो आप रोना चालू कर दिए। आप सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी जो है अडानी जो है 5 लोगों का नाम लेते थे, उन 5 लोगों में जो है इस बात को स्वीकार आपने किया, अडानी अंबानी आपके जो है जो आपने जो है रंगमंच सजाया था उसमें आपके पूरी तरह से जो है भागीदार थे, सहयोगी थे। आप जो है गोदी मीडिया
अब कहते हैं कि जो है मीडिया निष्पक्ष नहीं है। चंद जो है चाटुकार जो है मीडिया को लेके आप जो है इंटरव्यू देते हैं और इसके बाद कहते हैं मीडिया निष्पक्ष नहीं है। आपको जो है इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो है आप जा रहे हैं तो आप जो है ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं, मंगलसूत्र कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और बाबरी ताला लग जाएगा। ये सब बेहूदगी की बातें हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से जो है आपके फेल्योर का है जी। और आप 4 जून की जो है आपकी विदाई है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी, 10 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, तो क्यों नहीं 10 साल के कामकाज को लेकर हम चर्चा करते हैं, वोटरों के बीच जाते हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों कि भाई अगर आपने इंडिया अलायंस को सरकार में आने दिया तो वहां पर ताला लग जाएगा राम मंदिर में, ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है अवधेश जी? देखिए, देश में जो मुद्दे होंगे उस पर चर्चा होगी। आज मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बनकर के उभरे हैं और उनका करिश्माई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज अगर आप आंकड़ों की चर्चा करें तो कोई ऐसी लोकसभा नहीं होगी जहां 20 लाख लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसी लोकसभा नहीं है जहां 15 लाख लोगों को आयुष्मान के कार्ड नहीं मिलेंगे। कोई ऐसी लोकसभा अवधेश जी, ठीक है, इसका जवाब भी दीजिएगा। जो दिलीप जी कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को अमेठी जाना था लेकिन नहीं गए, शाह को भेज दिया हार का डर अमेठी में। अरे भारतीय जनता पार्टी में कहाँ कौन जाएगा, उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ती हुई ताकत है वो पसंद नहीं है। अरे लोग जानते हैं कि किस प्रकार से कमजोर भारत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत भारत की छवि बनाई है। अब नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, वो आगे चलते हैं और पूरी दुनिया पीछे चलती है। इस प्रकार से सशक्त भारत की छवि दिखाई पड़ती है। ठीक है धर्मेंद्र जी, जी धर्मेंद्र जी कहिए। मजबूत नेता की छवि, मजबूत नेता की छवि, मजबूत नेतृत्व की बात तो ना करें, शर्माती है उनकी। अरे ये क्या बात करेंगे, इनके गठबंधन के महिला उत्पीड़न के आरोपियों के साथ दिल्ली में परेड कर रहे हैं। जवान पर मजबूत नेतृत्व पे नहीं आता है। महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते थे, मणिपुर के अंदर हमारी बहनों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, इनका मजबूत नेतृत्व गायब है। मालीवाल के साथ दिल्ली के उसी आलीशान शीश महल में मुख्यमंत्री कश्मीर का नाम बहुत जोर जोर से लेते थे। कश्मीर के अंदर आरोपी को बचाने के लिए गठबंधन सड़क उतर रहा है। नहीं, आप जानते हैं, सवाल पूछेंगे लोग एक एक करके। सर जी धर्मेंद्र जी अपनी बात रखिए। जिस तरह से बेटी की बात करते हैं, हाथरस के अंदर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बेटी को अरे क्या कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है। कठुआ के रेपिस्टों के 20 साल पहले जो लोग निर्भया कांड में सड़क पर निकलते थे बेटी को इंसाफ देने के लिए। अरे ठीक है, हाथरस के मसले पर बात बहुत हो चुकी है। स्वाति मालीवाल का मौजूदा मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, उस पर जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। नहीं, 2024 में जब चुनाव हो रहा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आरोपी के फोन फॉर्मेट हो रहे हैं, जनता पार्टी और नहीं बता रहा है होता, सीसीटीवी के फुटेज गायब किए जा रहे हैं, जो उपलब्धियां और उसी आरोपी के साथ एनडीए गठबंधन दिल्ली के सड़कों पर खड़ा हुआ है। ये 2014-2019 का घोषणा पत्र भारत की बेटी है स्वाति मालीवाल, सांसद है, उनके साथ जब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं गठबंधन के लोग, आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। नौकरियों के साथ आया था, किसान की आय दोगुनी करने के लिए आया था, रुपया के नेता जो, लेकिन आज मुंह सिला हुआ है। ठीक है मोहित दीक्षित जी, आप लोग महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है। आप लोग आते हैं, केजरीवाल आते हैं लखनऊ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अखिलेश के साथ भी आप लोग भी उसका हिस्सा रहते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे को जिस तरीके से उठा रही है बीजेपी, इससे चर्चा में भी क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र देश की बेटी बतला रहे हैं और उसके साथ इस तरीके का सलूक की हिम्मत नहीं हो रही है। स्वाति मालीवाल के मामले में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस किस लिए बनी हुई है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, वो क्या कार्रवाई कर रही है? ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए ना कि जो दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर रही है। और रही बात, अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आज आरोपी सिद्ध हो गया है हमारी उन महिला पहलवानों के लिए जो हमारे लिए ओलंपिक से पदक लेकर के देश का तिरंगा और देश का। अवधेश जी, स्वाति मालीवाल देश की बेटी है, देश की बेटी का बचाव होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन करण भूषण सिंह को टिकट क्यों? क्या जिन महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा, क्या वो देश की बेटियां नहीं है क्या? ऐसा है, जिनके ऊपर आरोप लगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनके खिलाफ कमेटी भी गठित हुई है।
वो अरे आरोपी हैं और जब दबदबा तक वो आरोपी करेगा रहेंगे दबदबे भारतीय से। जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। दबदबे से ये डरे ऐसी क्यों जा रहे पार्टी हो नहीं भाई? है कि जेल में जाकर के मुख्यमंत्री पद की लालच में लोग सरकार चलाने लगते हैं। दबदबा है कि सामने सामूहिक दुराचार के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यादव ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। इस प्रकार से अरे संवेदनहीनता आपने हमारी खुद बेटियों के गलती कर बारे दी में उसको इंडी टिकट दे गठबंधन के लोग करके। कायम रखते हैं। अरे मुख्यमंत्री के घर में मारपीट हुई है, आलीशान शीश महल के घर में जो मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे उनके घर में मारपीट हुई है, और इनके लोग कह रहे हैं उनकी टांग यानी तो आप नहीं बताइए टूटी, ना उस कि बेटी के लड़के कपड़े को नहीं फटे पिताजी हैं, के लड़के वो को लंगड़ा टिकट दे नहीं करके रही आपने है। क्या गलती इस करी? प्रकार से बयान दे रहे हैं, शर्मिंदगी की पराकाष्ठा कर दिया है केजरीवाल और इंडी गठबंधन के लोगों ने। और जो संजय सिंह उनके सांसद हैं, वो टीवी स्क्रीन पर आकर कहते हैं कि नहीं ये भद्रता हुई है, इसकी हम जांच कराएंगे। 2 दिन के बाद उनके भी मुंह सिल गए हैं। पूरा इंडी गठबंधन विभव को बचाने के लिए सड़कों पर उतर गया है। भारतीय पहली जनता बार देश पार्टी की और आपका सिल राजनीति गया में है। ऐसा हुआ है न कि मणिपुर पे किसी आपके बेटी पास के खिलाफ जवाब है, कांड न हुआ और कश्मीर पे सड़कों पर जवाब कोई है, न पार्टी महिला उतरी हो उत्पीड़न जो आरोपी को हमारी बचाने के बागवान लिए। बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ उस पर कोई जवाब है? पहली बार ऐसा हुआ है अरे कि किसी आरोपी को जवाब बचाने के लीजिए। लिए 10 जो सालों महिला के काम उत्पीड़न का का आरोपी हिसाब है, दीजिए जिसने जो जनता दुष्कर्म पूछ और रही है, जिसने नौजवान भद्रता पूछ की, रहा उसको है। बचाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन सड़कों पर है। ठीक है दिलीप ऐसा तो यादव कभी जी, देश के इतिहास में सोचा नहीं जिस गया। तरीके से स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी लामबंद नजर आ रही है, चूंकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं और विपक्ष पर आरोप लगाने का चूंकि चुनाव का माहौल भी है तो अच्छा मौका मिल गया है। लेकिन तब और अच्छा ना होता अगर जिस तरीके से ब्रजभूषण पर आरोप लगे, उनको पार्टी से निकाला गया होता, उनको टिकट नहीं दिया गया, अच्छी बात है, उनके बेटे को भी टिकट ना दिया गया होता, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखिए एक बात है, अरे ये लोग जो सभी पार्टियां जो है, कांग्रेस के लोग 4 सीटेड हैं, बेल पर हैं। अरे सोनिया अवधेश जी जी नेशनल हेराल्ड के शांति मामले में बनाए, बेल पर हैं। अवधेश 4 जी शांति सीटेड बनाए, हैं। अवधेश जी शांति ऐसे बनाए। ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं। अरे बंद चूप करिए होते भाई तो इनको। चूप करने जिसमें 72 थे। क्यों दूसरे अवधेश पर जी जवाब ले ये लीजिए। केवल अवधेश जी जवाब ले लीजिए। जेल में रहने वालों को सही सर है जवाब ले भाई। लीजिए, आपके पास वापस आऊंगा अवधेश जी। ठीक है, एक एक करके सर। देखिए गठबंधन है जो डबल कि अपने स्टैंडर्ड है चोरी को वाकई में जो छिपाने है के लिए कई चोर इकट्ठा हो गए हैं। बहुत ही वो शर्मसार चोर इकट्ठा वाली होते हैं, फिर घटनाएं जोर जोर से हैं बोलते हैं, फिर ऐसे चारों किसी तरफ भी बोलते मुद्दे पे हैं, जो है और उसी किसी जोर भी जोर से पार्टी को बोलने जो में है चारों उसका लोग चोर वेटेज मचाए देके शोर जो वाली है बात करते बहस हैं। नहीं करना चाहिए। अगर जो ऐसे है कितने लोग हैं जो नैतिकता की बात कांड जो करते है हैं स्वाति कांग्रेस के मालीवाल अंदर, के साथ हुआ समाजवादी है, पार्टी के निश्चित अंदर। तौर पे जो है आज ही आम सरकार आदमी इनकी जेल पार्टी में को है, जो बेल पर है, 4 संज्ञान सीटेड है। उनको, और उस पे कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी के लेवल पे। तो इनको सोनिया दूसरी जी के बात, परिवार में भारतीय किसी जनता को पार्टी टिकट जो नहीं देना चिल्ला चाहिए। रही सोनिया जी नेशनल हेराल्ड है, मामले में चिल्लू को आरोपी मचा है। रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है गृह मंत्रालय के तहत जो है दिल्ली पुलिस आती है जी। उसको जो है किसी भी प्रकार से जो है उनके पास पूरा पावर है, वो तुरंत जो है उठा के जो है जिसको जो एक्यूज है उनको उठा के जो है जेल डालें, इसके बाद जो है उनके इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये बचते क्यों हैं? दरअसल क्या है कि जो है मुझे तो एक चीज लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाति मालीवाल के जो है जो हस्बैंड है वो बीजेपी माइंडेड हैं, वो बीजेपी के जो है पूरी तरह से जो है वो करता धरता है। तो ऐसा कुछ जो है षड्यंत्र रहा हो या कुछ ऐसा रहा हो उसके तहत हुआ। लेकिन पहले आपने निष्पक्ष उनको होके राज्यसभा में भेजा, आपकी वो माननीय सांसद अरे हैं। महोदय शांत रहें आप। निष्पक्ष होके जो है आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल साहब को जो है स्वाति मालीवाल के उसमें जो है जांच करा के, पार्टी के तहत जो है जांच करा के जो भी एक्यूज है उसको दंडित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो है जो वहां पे जो है होम मिनिस्ट्री का शासन चलता है, पुलिस जो है दिल्ली पुलिस जो है वो होम ठीक है दिलीप मिनिस्ट्री जी, उसमें है, वापस उससे जो है काम करना चाहिए। वापस इसी 5वें फेज के मुद्दे पर चर्चा में आते हैं हम जी। अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से। अनुराग त्रिपाठी, जिस तरीके से इस 14 लोकसभा सीटों में 71 विधानसभा की सीटें आती हैं, 45 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का कब्जा है, बाकी की सीटें इंडिया अलायंस के पास है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में भी बीजेपी के पास कहीं ना कहीं बढ़त है। क्या वो बढ़त इस लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रह पाएगी क्या? देखिए बढ़त बिल्कुल है, लेकिन 2019 के बाद अब ये 2024 है, इसमें काफ़ी कुछ बदल गया है। इस बार किसी एक पार्टी विशेष की या चेहरे की कोई हवा दिखाई नहीं दे रही पूरे चुनाव में। जो पहले कहते थे कि मोदी जी की हवा चल रही है, तो कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। और इसी तरह से इंडिया गठबंधन की बात कर लें, उसमें इतने चेहरे हैं कि कोई एक चेहरा नहीं है, एक कोई पॉपुलर फेस नहीं है। राहुल गांधी की बात जरूर करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ खुद ही अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। तो लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि आखिर किसको वोट करना है। दूसरी बात यह है कि अब जिस तरह से पहले आप मोदी जी को देखिए कि वो मीडिया के सामने आने से बच रहे थे, लेकिन इस फेज से पहले वो हर चैनल के एक पत्रकार को पकड़ते हैं और उनको अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं? उनको भी घबराहट हो रही है कि आखिर 4 फेज गुजर गए हैं, उनके पास वो मजबूती क्यों नहीं आ रही है। 5वें फेज में उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसी वजह से इस तरह के तो कदम उठा रहे हैं। अवधेश जी गौर करिएगा, आपके पास वापस आऊंगा। मोदी जी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसीलिए घूम घूम कर चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। जी कंटिन्यू प्लीज अनुराग।
हाँ, तो ये आप समझ ही रहे होंगे। दूसरी बात आप देखो रायबरेली की बात, रायबरेली में राहुल गांधी बड़ी मजबूती से खड़े हैं और उनकी वजह एक ये भी है कि उनके लिए प्रियंका गांधी वोट मांग रही हैं। सेम यही अमेठी में नजर आ रहा है, अमेठी में भी प्रियंका गांधी माहौल बनाए हुए हैं। किशोरी लाल के आगे प्रियंका गांधी खड़ी हैं। स्मृति ईरानी का मुकाबला किशोरी लाल से नहीं है, प्रियंका गांधी से है। अगर वो प्रियंका गांधी को काट पाती हैं तो ही चुनाव निकाल पाएंगी। लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में क्या किया है? अमेठी की जनता खुद ही उनसे बौखलाई हुई है कि स्मृति ईरानी किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर हो जाएं और केएल शर्मा के हक में यहाँ वोट देने के तैयार घूम रही है। तो जाहिर तौर से ये वोटिंग परसेंटेज है, ये बहुत क्लोज फाइट है और ये दिखाती है कहीं ना कहीं कि ये जो क्लोज फाइट है ये नए चौंकाने वाले आंकड़े लेके आ सकती है, नतीजे लेके आ सकती है। इसका इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का कि आखिर क्या कुछ यहाँ बदल सकता है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी यहाँ से जीतती हैं तो ये मान के चला जाना चाहिए कि स्मृति ईरानी के साथ यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की भी जो इमेज यहाँ पे दांव पे लगी है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, क्योंकि अमेठी से चुनाव निकालना इतना आसान काम था नहीं राहुल गांधी के लिए। इसीलिए राहुल गांधी सेफ सीट रायबरेली चले गए। अब रायबरेली चूंकि सेफ सीट है तो अगर रायबरेली भी वो जीत जाते हैं तो वायनाड और रायबरेली में से एक सीट वो अपने पास रखेंगे। इसमें से कौन सी सीट लेंगे ये तो सबको पता है कि भाई वो वायनाड ही चूज करेंगे। तो फिर ये सीट घूम फिर के फिर गांधी परिवार के पास रायबरेली आ जाएगी, फिर ये रस्सा कसी तय होगी कि यहाँ इसका जवाब लूंगा मैं मोहित दीक्षित जी से कि अगर राहुल गांधी दोनों सीट पर जीतते हैं तो ये रायबरेली की सीट या वायनाड की सीट किसे दी जाएगी। बहरहाल अवधेश पांडे जी, आखिर चौथे फेज के बाद ये जरूरत क्यों पड़ती है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वो कि वो घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे चैनलों को? देखिए, मीडिया स्वतंत्र है जी, और मीडिया से नेता बात करते हैं। और आरोप ये भी है सर कि अपने चुनिंदा चैनलों को इंटरव्यू दिया जा रहा है। अरे नहीं, ये कुछ लोगों का दर्द है। कुछ लोग जो पहले इसी आधार पर काम करते थे, आज उनके पेट में दर्द हो रही है। ये स्वाभाविक है, कुछ लोग किसी के लिए तरफदारी करते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। हम तो मीडिया को स्वतंत्र मानने वाले लोग हैं। मीडिया अपना काम कर रही है, नेता इस देश के अपना काम कर रहे हैं। जहां तक मुद्दों की बात है तो मुद्दों को भटकाने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। किसने कहा कि एक शक्ति शब्द हिंदू धर्म में है, उसको हम समाप्त कर देंगे। लालू यादव जी ने कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। स्वयं पितृता कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने में दोष क्या है। राजीव गांधी जी के सलाहकार स्वयं पितृता कहते हैं कि विरासत पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। सीपीएम अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम शासन में आएंगे। अवधेश जी, मुझे ये बताइए कि आज के इस चुनाव के खात्मे के साथ, इस 5वें फेज के खात्मे के साथ 429 सीटों पर मुकाबला खत्म हो जाएगा। क्या इन्हीं 429 में से आप 400 जीत लेंगे क्या, या आगे इंतजार करना होगा? 400 पार का नारा ये संकल्प के रूप में जनता ने ले लिया है और जितने भी रुझान हैं, जितनी भी एजेंसियां काम कर रही है, सबके आंकड़े भी उसी के आधार। ठीक है, जवाब मिल गया जी। धर्मेंद्र जी, बात रखिए अपनी। अभी जो स्टेज का चुनाव चल रहा है, इसके पहले का तो मैंने बताया 400 हार का नारा बन गया पार के जगह पे। इसमें जो 14 सीटों का चुनाव आज इलेक्शन हो रहा है, ये रुझान बता रहे हैं कि 14 में एक लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में, बाकी सारी की सारी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहा। अब आते हैं इनके मूल मुद्दे पर। अवधेश जी बहुत बातें कह रहे थे, इनकी जुबान एक बार है। नौजवानों की नौकरियों पर नहीं खुली, किसानों की आय पर नहीं खुली, भ्रष्टाचार पर नहीं खुली। किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी खाते में जमा हुआ, उन कंपनियों से पैसा इन्होंने लिया जिनके सिंपल 5 से लेकर के 5 बार 6 बार 7 बार फेल रहे। और वो कंपनियां जो जीवन रक्षक दवाएं, जो दिल की दिमाग की गंभीर बीमारियों की दवाइयां बनाती थी, टीके बनाते थे, उनसे इन्होंने करोड़ों रुपया लिया। इन्होंने उन कंपनियों से चंदा लिया और काम दिया। जिस तरह देखिए उत्तराखंड में एक टनल बनाने वाली कंपनी का किस तरह से उसमें मजदूर बहुत दिन तक फंसे रहे, और 80,000 करोड़ का काम जो है 1.5 लाख करोड़ हो गया गुजरात के अंदर। पैसा इनके खाते में दिया और काम बढ़ गया। ईडी सीबीआई ने छापा मारा, भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जमा हुआ। भ्रष्टाचार पर जुबान नहीं खुली। इन्होंने कहा विदेशों से काला धन लाएंगे, इनके मित्र करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया देश से लूट करके बैंकों का विदेश जाकर के शिफ्ट हो गए, उस पर जुबान नहीं खुलती। 15 लाख रुपए खाते में डालने के नाम पर जुबान नहीं खुलती। 2022 में उत्तर प्रदेश में वादा किया था इन्होंने कि आते ही काशी, झांसी, मेरठ। ठीक है, आलू प्याज जैसी जी धर्मेंद्र जी, आऊंगा आपके पास वापस। मूल्य देंगे। इन्होंने कहा था किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त करेंगे, सब भूल गए। तो हमको, हमारी राय ये है, और किसी भी लोकतंत्र में जनता पूछना चाहती है, आपका नया घोषणा पत्र हम तभी पढ़ेंगे जब आप जो पिछला 2 चुनाव जीते हैं 14 और 19 का और 22 का,
जो बड़े कई चुनाव जीते, उनका जो घोषणा पत्र लेके आए थे उसको पढ़ के सुना दीजिए कि उसका कितना आपने काम पूरा किया, तब अगला सुनेंगे। अब वो है नहीं, इसलिए इनको इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे से आप हताशा साफ ठीक है मोहित दीक्षित जी, जब भी कोई नेता 2-2 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं ये पहले से डिसाइड हो भी जाता है कि भाई दूसरी सीट का उत्तराधिकारी होगा कौन। अगर नेता जीतता है तो दूसरी कौन सी सीट होगी जिसे वो छोड़ेगा। क्या रायबरेली और वायनाड पे क्या फैसला हो चुका है क्या? रायबरेली हो या वायनाड हो या देश की वो सारी सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, सबके बारे में फैसला हो गया। और कहीं ना कहीं आज जो प्राथमिकता है संविधान को बचाने की, जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ध्वस्त करने जा रही है अपने पूंजीपति मित्रों की हित के लिए। आज आपने देखा नहीं, जब इंटरव्यू देते टाइम उनसे पूछा जाता है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्या सबको गरीब कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है कि गरीबी से कैसे उठाया जाए, केवल गरीबी पे ढकेलना ही उनको आता है। आज जब हर घर जब निकलता है अपने दैनिक दिनचर्या की चीजें खरीदने के लिए, तो आज वो जेब में पैसा नहीं पाता है क्योंकि रोजगार नहीं उसके पास कमाई के साधन नहीं है। तो आपको क्या लगता है जब वो वोट डालने जाएगा तो मोदी के चमचमाता चेहरा जो टीवी पर चमचमाने के लिए बना दिया जाता है अपने चंद्र मित्रों के सहारे, तो क्या उस चेहरे के कारण मोहित जी, रोड मैप की बात हो रही है तो जब आप कहते हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए हम गरीब महिलाओं को देंगे खटाखट खटाखट खटाखट, तो फिर सवाल ये उठता है भाई खटाखट कैसे दे देंगे आप? कोई रोड मैप है क्या आपके पास? नहीं, बिल्कुल रोड मैप है। रोड मैप है तभी तो हमारी जहाँ सरकारें, राज्य सरकारें, वहां पे दिया जा रहा है क्योंकि आज वो जरूरत है। आज जिस तरीके से नोटबंदी करी गई, हमारे घर में जो महिलाओं की संचित धनराशि थी उसको निकाल करके अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया गया। उसके बाद बट्टे खाते में उनका 16 लाख करोड़ रुपया जो डाल दिया गया, तो 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। तो आपने पूछा नहीं कि 16 लाख करोड़ से क्या हमारे गरीबों की लखपति भी नहीं बनाया जा सकता है? अगर वो 22 लोगों को 16 जवाब अवधेश जी, जवाब 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया, क्या उससे गरीब महिलाओं को, गरीबों को क्या लखपति नहीं बनाया जा सकता है क्या? ऐसा है, इनके पेट में दर्द दूसरा है। डीबीटी सिस्टम के माध्यम से एक क्लिक में किसानों को पैसा मिलता है, एक क्लिक में लोगों को आवास मिलता है, एक क्लिक में लोगों को पहुंचाने का पैसा मिलता है, एक क्लिक में सारी योजनाओं का लाभ डीबीटी सिस्टम के माध्यम से लोगों को मिल जाता है। अब ये उसको खटाखट पटापट पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। इनके मन में जो बात पहले कहते थे 5 किलो का राशन लोग दे रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, ये तो लोगों को नकारापन दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब इनके लोग कह रहे हैं कि हम शासन में आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे, तो इनकी हताशा धीरे धीरे वो आगे दिखाई पड़ रही है और वो भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक आपने एक सवाल पूछा अमेठी और वायनाड का, रायबरेली का, वो परिस्थिति नहीं आने वाली है। वायनाड से भी हारने वाले हैं और ये रायबरेली से भी हारने वाले हैं। इस प्रकार की दुविधा, इस प्रकार का असमंजस इनके बीच में नहीं आने वाला है। अब ये केवल अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो देश का संविधान समाप्त कर देगी। जरा मैं मोहित जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, इमरजेंसी किसने लगाया? कांग्रेस की सरकार ने 356 का उपयोग करके चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी तो 50 के आसपास संविधान में उन्होंने संशोधन किया। कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में धर्म की स्थिति नहीं आएगी कि जब वायनाड और रायबरेली दोनों जीता जाएगा और एक को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों इस सीटों पर हार रहे हैं। राहुल गांधी काल है बजाने के लिए, बजा लें, कोई बात नहीं। वायनाड और जो रायबरेली की सीट है, मैं आपके चैनल पे जो है प्रोडक्शन कर दे रहा हूँ, ये दोनों सीटें निकल रही हैं राहुल गांधी की, और रायबरेली वो छोड़ेंगे, रायबरेली छोड़ेंगे। इसके बाद जो है वहाँ पे अगला जो कैंडिडेट आएगा उपचुनाव में वो जो है प्रियंका गांधी आएंगी जी, प्रियंका गांधी आएंगी। और जो है दोनों भाई बहन जो है माने तो राजनीति से जो है मतलब विरक्त हो गई, विरक्त क्या मतलब मेन स्ट्रीम से, लेकिन जो है दोनों भाई बहन वहां आएंगे। और एक चीज और है, कांग्रेस ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई है कि जो है जो स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी को, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा के जो है, अरे भाई शांत रहिए, मेरे बीच में मत बोला करिए, आप लोग आपस में लड़ लिया करिए पार्टी वाइज।
तो स्मृति ईरानी ने जो है जो राहुल गांधी को हरा के भेजा था, तो वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी वाले जो है कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत शर्मा तो जो है उनके चपरासी हैं, राहुल गांधी के चपरासी हैं, कांग्रेस के चपरासी हैं, उनके ये करने वाले। तो वही जो है वहाँ की जनता ये जान चुकी है, जो 13 रुपए किलो की चीनी देने वाली थी स्मृति ईरानी जी, वो दे नहीं पाई। तो वहाँ की जनता उसी चपरासी से, उसी लक्ष्मीकांत से हरा के जो है वो संसद भेजे जाएंगे और जो है दोनों सीटें जो है क्लियर हो गई। अब रही बात, एक चीज और मैं बताऊं कि जो है अभी महोदय कह रहे थे, अवधेश पांडे जी कह रहे थे कि जो है लालू यादव ने जो है आरक्षण में जो है कहा कि मुसलमानों को जो है धर्म विशेष को जो है आरक्षण दिया जाएगा। अरे शांत रहिए महोदय, नहीं बोला हूं। लालू यादव या इंडिया गठबंधन का कोई भी या देश का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो कि आरक्षण को जो है धर्म के अकॉर्डिंग दे, क्योंकि संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में जो आरक्षण का प्राविधान है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है उनको जो है दिया जाता है। जैसे आप यही बता दें कि ब्राह्मण समाज में जो है गोस्वामी, गोसाई, गिरी, ये सारे लोग जो है ब्राह्मण हैं, लेकिन जो है सामाजिक और जो है शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, इसलिए वो ओबीसी में आते हैं। अब इन महोदय पांडे जी को बताए कौन। और रही बात, एक बात और बता दें कि जो है जो कोरोना वैक्सीन का मामला रहा है, कोरोना से लोगों को जो है दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक हो जा रहा है, ये सारी चीजें जो मोदी जी ने जो है इतना बड़ा स्कैंडल किया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, इस वजह से इस सरकार को जो है पूरी तरह से जो है नकार दिया जनता ने। और एक चीज और मैं बताऊं, रो क्यों रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी 10 साल में विकास पैदा नहीं कर पाए। बताइए, इतना समय हो गया, 10 साल में विकास नहीं पैदा कर पाए, तो जनता ने भी कहा बेटा तुम जो है निकल लो, अब जो है झोला लेके, अब जो है तुमसे विकास पैदा नहीं हो पाएगा, अब हम दूसरे को चांस देंगे। तो अगले आने वाले जो सरकार बन रही है वो इंडिया गठबंधन की बन रही है, पूरी तरह से आश्वस्त हो लीजिए और लोटा झोला लेके और लोटा लेके चले जाइएगा। पांडे जी, आपकी पूरी पार्टी जा रही है। पांडे जी, इतना मत उतावले होइए, 4 तारीख को पता लगेगा। हाँ, 4 जून को पता लगेगा। वो जो है रोना, वो हरियाली आंसू बहाना काशी की जनता ने देख लिया है। लोगों ने शर्म करना चालू कर दिया कि काश मैंने जो है 10 साल पहले ऐसे जो है फकीर को, ऐसे जो है चौकीदार को नहीं लाए होते तो शायद ये मेरा देश बच गया होता। 4 को ये 4 को मिलाप करते नजर आएंगे इसी गैंग के लोग। जी मिलेंगे। रिकॉर्ड कर लीजिए इनकी बात को, 4 को बुलाइएगा इनको। रिकॉर्ड कर ले रहे, रिकॉर्ड हो गया है, जी रिकॉर्ड हो गया है। दिलीप यादव जी, 6-7 सीटें ऐसी सीटें इन 14 सीटों में से जो बहुत क्लोज यहाँ पर फाइट है। जो अपनी माँ की बात करके भावुक हो जाए उसको रोना कहते हैं लोग। ऐसा पारिवारिक संस्कार इन लोगों ने प्राप्त किया है। कौशाम्बी है, फैजाबाद है, मोहनलालगंज है, अमेठी है, बांदा है और कैसरगंज सीट पर भी कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो यहाँ पर टाइट नजर आ रहा है। देखिए, आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, मैं जो है मेरा जो इधर पिछले 2 साल से जो है आकलन तो और गिन के बता देंगे अभी। पूरी तरह से जो है जो मुद्दे हैं, जिस हिसाब से सब जवाब दिखाए गए थे 2010 में, हम भी बहुत जानते थे कि जो है बहुत अच्छी सरकार आ रही है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन जो है वो चेंजेस आए नहीं है, धरातल पे नहीं आए। और लोग जो है जो गरीब हो, सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की महंगाई चरम सीमा पे हो गई। लोगों को जो है जो गरीब, हम आप जो है धनिया 200 रुपए किलो बिक रही है। कल मैं धनिया लेने गया, 200 रुपए किलो बटन वाला मोबाइल लेकर आप इस चीज को सोच लीजिए महंगाई कितनी है। ठीक है जी, अवधेश जी अपनी बात रखिए। इन मुद्दों के वजह से जी दिलीप जी आपके पास आता हूं वापस। अवधेश जी, ऐसा है, पूरा देश आश्वस्त है, मोदी जी की सरकार बन रही है और आएंगे तो मोदी ही, और अब की बार 400 पार का नारा ये साकार होने वाला है। ठीक है, इसी के आधार पर लोगों ने अपना मन बना लिया है। आएंगे तो योगी ही, और 4 जून को ये मालूम पड़ जाएगा और रिकॉर्ड भी करवा दिया है अवधेश जी ने। मोहित जी, नहीं बिल्कुल, गरीब मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। किसान, युवा, महिलाएं सब मोदी जी के साथ मजबूती से खड़े हो गए हैं और मोदी जी को लोगों ने अपना नेता मान लिया है, प्रधानमंत्री चुन लिया है और 400 पार का नारा सार्थक होगा। इस संकल्प को जनता ने अपना संकल्प बना लिया है। अभी लोगों को रोने धोने के बहाने खोजने पड़ेंगे 4 तारीख को। क्या किस आधार पर रोना शुरू करें, किस आधार पर विलाप करना शुरू करें? अरे देश चमकदार और शानदार से तुमसे इन 14 सीटों में जो आज
चुनाव हो रहा है, मैं बता सकता हूँ अधिकांशतः चाहे आप सर एक एक करके पंजाब के कांग्रेस वाले गाली दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ठीक है अवधेश जी, एक मिनट बात सुन लीजिए मोहित जी की। सीटों पर आज कहीं न कहीं बड़ी बम्पर, आप रिपोर्ट बता रहा हूँ, आप जाकर देख लें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत तेजी से वोट हो रहा है, रैलियों में भी दिख रहा है। आपने बताया कि जिस तरीके से अमेठी की रैली से विड्रॉ किया वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने को, तो कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी जी हवा पहचान रहे हैं। वो खुद चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बने और जो उनके पार्टी में सरफटौल होने की नौबत आ रही है वो बच जाए। जिस तरीके से अमित शाह और अगली पीढ़ी की जो लड़ाई हो रही है, नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं अगर सत्ता मिल जाएगी तो सरफटौल होगी, कम से कम सत्ता से बच करके ये सत्ता इंडिया गठबंधन पाए और हमारी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिना सत्ता के एकजुट रहने का प्रयास करे। तो नरेंद्र मोदी खुद गिव अप करना चाह रहे हैं इंडिया के पक्ष में। धर्मेंद्र जी, संविधान बचाने के लिए उतरे थे आप लोग, क्या लगता है कि कितनी सीटें बचा पाएंगे इन 14 में से? देखिए फिलहाल सीटें तो आपके पास एक भी नहीं है, लेकिन क्या कोई सीटें जीत पाएंगे क्या? 2014 में नारा लग रहा था कि मोदी जी आने वाले हैं और अब जनता ने नारा लगा दिया मोदी जी जाने वाले हैं। जनता कह रही है मोदी जी आप जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, तुमको विकास के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए और तमाम मुद्दों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि आबादी के लिए जो आपको मौका दिया गया था, आप उस पर हर जगह फेल नजर आए। तो सीधे जनता ने मन बना लिया है कि अब मोदी जी को मुक्त कर दीजिए, अब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और वो जो है जनता के लिए, किसानों के लिए जो खटाखट की बात कर रहे हैं, खटा ये 16 लाख करोड़ रुपए आपने व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को कुल चिन्हित दे दिए। अगर उससे आप तुलना कर लीजिए तो हमारी महिलाओं को 8,500 रुपए चाहे महीने की देना हो, चाहे किसानों को 5,000 रुपए। ठीक है धर्मेंद्र जी, 14 में से कितनी सीटों को जीतने का दावा? वो एक बटन से खटाखट 14 में से कितनी सीटों को जीतने का दावा धर्मेंद्र जी? 14 में केवल केवल लखनऊ में फाइट है। जी मोहित जी, 14 में से कितनी सीटों को जीतने का दावा? आप भी उसी पे बरकरार हैं? केवल लखनऊ छोड़ के बाकी सब? आज की नहीं, आज की स्थितियां ये है क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है। आज का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता कहीं ना कहीं को हटाने की कोशिश कर रही है। हमारा अगर कहीं भी अगर माइनस कुछ कमजोरी भी दिख रही है तो जनता आकर के उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जो उनके चुने हुए नुमाइंदे रहे हैं वही उनकी पार्टी के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं वही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो आज ठीक है अवधेश जी, आज 14 में से कितनी सीटों को जीतने का दावा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि 53 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव खत्म हो जाएंगे, कितनी सीटें जीत रहे? 14 में 14 जीतेंगे और इस बात का ट्रैक रिकॉर्ड है। अरे जो बल्लेबाज लगातार 0 पर आउट हो रहा है उससे आप रन बनाने की बात करते हो, वो तो फिर 0 पर आउट होगा। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 14 में 14 जीतेंगे, 80 में 80 जीतेंगे, अकेले दम पर 370 जीतेंगे और एनडीए के लोग 400 के पार जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी आज की दोपहर चर्चा जिसमें आप शामिल हुए थे और इस चर्चा का हिस्सा बने थे, क्योंकि ये 5वें फेज का जो मतदान है वो अब अपने चरम पर पहुंच रहा है और करीब करीब 8 घंटे का मतदान हो चला है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। बड़े बड़े चेहरे आज इस 5वें फेज में अपने अपने किस्मत आजमा रहे, लेकिन कौन 20 साबित होगा? और 14 में से जिस तरीके से बीते चुनाव में बीजेपी ने 13 पर जीत दर्ज की थी, क्या बीजेपी बरकरार रख पाएगी उन 13 सीटों को? यह बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ क्या इंडियन अलायंस एक सीट जीती थी रायबरेली में, लेकिन क्या उस सीट को वो बढ़ोतरी के तौर पर यहां देख पा रही या फिर नहीं, या फिर जनता एक बार फिर से निराशा ही इंडिया अलायंस के सिर फोड़ने वाली है, उनके हिस्से देने वाली है? बहरहाल बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाएं, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। babasahebshadi.com
ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर। कुछ बात